वेलकम टू माय चैनल द डॉक्टर्स फैक्ट्री। आई नो काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियोस को, बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला है, बट नाउ वी आर रेडी। अब हम लोग फिर से स्टार्ट कर सकते हैं सारे वीडियोस और पढ़ाई फिर से। इस चैनल पे हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, ओके। नीट से रिलेटेड क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th और नीट से रिलेटेड, ओके। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन डील करने वाले हैं। तो आज हम लोग इसका फर्स्ट लेक्चर करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा ये समझ लें, इस चैनल पे जो भी पढ़ाया जाएगा उसके जो कंटेंट है या जो भी आपको स्टडी मटेरियल है वो मेरे चैनल द डॉक्टर्स फैक्ट्री टेलीग्राम चैनल, जो आपके सामने QR कोड दिख रहा है, आप वहाँ से स्कैन करके स्क्रीनशॉट लेके ज्वाइन कर लें, या फिर ऐसे भी सर्च कर ले जो नीचे लिखा हुआ है उसको देख के, या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी इसी से है, द डॉक्टर्स फैक्ट्री से। आप उस पर भी जाके सारे कंटेंट, सारे असाइनमेंट्स वगैरह या जो भी PDF नोट्स होंगे वो सब वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द डॉक्टर्स फैक्ट्री चैनल पे आपका स्वागत है काफ़ी लंबे समय बाद, बट नाउ वी आर ऑन। इस चैप्टर में हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना होता है DNA के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में और सेल के बारे में और जीन के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ओके। सबसे पहले बहुत ही छोटा सा हेरिडिटी यूनिट बोला जाए या जेनेटिक मटेरियल बोला जाए, उसे DNA कहते हैं। देखिए, DNA जो होगा ये एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। वर्ल्ड का सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल RNA था, बट वो स्टेबल नहीं होने के कारण DNA को जेनेटिक मटेरियल, बेस्ट जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया गया। देखिए, DNA जो बना होता है वो 4 कोड से मिलके बना होता है। DNA 4 कोड से मिलके बना होता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन 4 कोड से मिलके बना हुआ होता है। DNA के छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम लोग जीन कहते हैं। DNA के छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम लोग जीन कहते हैं। और एक चीज़ हमेशा नोट डाउन रखेंगे, जीन ऑलवेज फाउंड इन पेयर, जीन ऑलवेज फाउंड इन पेयर। तो देखेंगे, समझेंगे पहले। DNA जब जुड़ता है, DNA जब जुड़ता है, DNA जब जुड़ेगा, बहुत सारे DNA होंगे, तो प्रोटीन के साथ जुड़ने के बाद ये क्रोमोसोम फॉर्म करता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन, DNA एंड प्रोटीन, ओके। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन। अगर बात करें यूकैरियोटिक्स की, तो उनमें DNA के साथ हिस्टोन नाम का प्रोटीन, जो कि 8 होते हैं, इसलिए उन्हें हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। 8 हिस्टोन प्रोटीन जुड़ते हैं इनके साथ, तो वो हो जाएगा आपका क्रोमोसोम। अब देखो, DNA हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ने के बाद बनाता है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के कंडेंसेशन के बाद बनता है क्रोमोसोम, और वही क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाया जाता है हमारे सेल में। तो इसको ऐसे समझेंगे हम लोग कि सबसे पहले DNA होता है, सबसे पहले हमारे पास DNA होगा, ओके। DNA के साथ जब हिस्टोन प्रोटीन या नॉर्मल प्रोटीन जुड़ जाता है तो वो बनता है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का थ्रेड बनता है। और क्रोमैटिन जब कंडेंस होता है तो वो बनता है क्रोमोसोम, वो बनता है क्रोमोसोम, ठीक है, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों को यही समझना है कि DNA के साथ प्रोटीन जुड़ेगा। 2 तरह के प्रोटीन हो सकते हैं, हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकता है। वो बनता है क्रोमैटिन, ओके। क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। कंडेंसेशन हो जाने के बाद वो फॉर्म कर देगा क्रोमोसोम्स को, ओके। तो यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन के छोटे छोटे गोले होते हैं, ओके। और उनमें बैकग्राउंड से अगर कोई साउंड आ रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर करें, ओके। और ये कंडेंसेशन मतलब इस तरीके से कंडेंस होना जिससे वो क्रोमोसोम फॉर्म कर जाए, ओके। अब देखो, क्रोमोसोम के एक आर्म को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड, क्रोमोसोम के एक आर्म को क्रोमैटिड कहते हैं। क्रोमोसोम सेंटर में जिस चीज़ से जुड़ा होता है उसको हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं, सेंट्रो, ओके। 2 क्रोमैटिड आपस में जुड़ते हैं सेंट्रोमेयर के
मदद से, और यही सेम चीज़ सेल के अंदर पाया जाता है, उससे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ओके, अब हम लोग अपने टॉपिक के तरफ चलते हैं जो कि है हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ओके, हेयर जिस ब्रांच की डिपार्टमेंट में हम लोग हेरिडिटी और एवोल्यूशन को पढ़ते हैं या मोस्टली हेरिडिटी एंड वेरिएशन को पढ़ते हैं, उसे हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। ओके, लेट मी सेलेक्ट माई ओके, देखिए द बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस जिस डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं या वेरिएशन जिस डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं अलग अलग स्पीशीज़ का, उस डिपार्टमेंट को जेनेटिक्स कहा जाता है, उस डिपार्टमेंट को जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये आप अगर बोर्ड में लिखना चाहते हैं, बोर्ड के क्वेश्चंस में लिखना चाहते हैं, तो ऐसे लिखते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, और सॉरी हेरिडिटी एंड वेरिएशन, देन इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। ओके, तो इनका एक और चीज़ याद रखेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो माना जाता है वो माना जाता है G.J. मेंडल को। ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स G.J. मेंडल को माना जाता है, जिन्होंने पी प्लांट पे या पाइसम सेटिवम पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, पाइसम सेटिवम पे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने लॉस दिए थे। ठीक है, बहुत सारे। तो इस टॉपिक में जो आप पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक में, जिस पे उन्होंने 2 लॉज दिए। एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, दूसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस पे इन्होंने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखिए पूछा जाता है क्या इन लॉज का कोई एक्सेप्शन है? तो ओके, हाँ, इन लॉज का एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन होता है कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्योरली यूनिवर्सल है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अगर बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कोई एक्सेप्शन है, तो हाँ जी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग लिंकेज कहते हैं, ये दीज आर द एक्सेप्शन। ओके, चलिए बैक टू द टॉपिक आते हैं हम लोग। बैक टू द टॉपिक में पहला हमने देख लिया कि जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन पढ़ते हैं। ओके, तो पूछा गया हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी में अगर आप देखना चाहें, हेरिडिटी देखते हैं हम लोग। ओके, दिस इज हेरिडिटी। इसका मतलब होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बोलिए या बेबी बोल दो या चाइल्ड बोल दो, चाइल्ड के अंदर कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, जो भी इंसान के कैरेक्टर्स होते हैं वो उसके जीन से कंट्रोल्ड होते हैं। तो एक पेरेंट का कोई भी कैरेक्टर, आई कलर, हेयर कलर, हाइट या कोई भी चीज़ उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। ओके, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम
वन जनरेशन मतलब पेरेंटल जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि बच्चों के जनरेशन में ट्रैवल होने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी। तो कैसे ट्रैवल होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जब एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी माता पिता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके बच्चे जन्म लेते हैं, तो माता पिता के कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफ़र कर जाते हैं। इसी प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। बट मदर और फादर दोनों अलग अलग हैं, जिसके वजह से इनमें वेरिएशन आता है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ डिफरेंस। कौन सा ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना अलग है, ठीक है। देखो, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर और ट्रेट अमंग द इंडिविजुअल्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसी स्पीशीज़ के, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे दो गायों के बीच में डिफरेंस होता है, सींग का साइज़ अलग होता है, सींग का कलर अलग होता है, उनका खुद का कलर अलग होता है, हो सकता है हाइट अलग हो जाए। इसी को वेरिएशन कहते हैं। द डिग्री ऑफ डिफरेंस, कौन सा ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना अलग है, या आप भाई बहन कितने अलग है, या आपके दोस्त और आप कितने अलग हैं, उसे वेरिएशन कहते हैं। ओके तो वेरिएशन मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। कुछ वेरिएशंस आर आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सिर्फ कुछ। आम तौर पे ये जो वेरिएशंस आएंगे वो सारे के सारे आएंगे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। वेरिएशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा जर्मिनल वेरिएशन, एक होता है सोमैटिक वेरिएशन, जिसे हम लोग इन्वायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। ये अगले जनरेशन में ट्रैवल नहीं करता। सोमैटिक वेरिएशन जो होता है वो उस तरह के वेरिएशन होते हैं जो इन्वायरमेंट से हमें मिले। जैसे इट इज़ कॉज्ड बाय इन्वायरमेंट फैक्टर, ठीक है। कौन कौन से? जैसे डर्ट, धूल से आ जाए, पॉल्यूशन से कोई बीमारी हो जाए, केमिकल से कोई चीज़ हो जाए, या रेडिएशन से किसी तरीके का कि कोई भी इनहेरिटेंस हो जाए, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशन। ये हमारे हेरिडिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, ये अगले जनरेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके, याद रखेंगे, ये अगले जनरेशन में ट्रैवल नहीं करते। जैसे अगर रेडिएशन से आप काले हो गए, फिर आप फेयर एंड लवली खा के लगा के फिर से गोरे हो जाएंगे वापस से, ठीक है। अगर आप गर्म जगह पर रहते हैं तो आप काले हो जाते हैं, अगर आप ठंडी जगह पर रहना शुरू कर दें आप वापस से गोरे हो जाते हैं। ओके, फिर आता है जेनेटिक वेरिएशन। दूसरा हमारा आता है जेनेटिक वेरिएशन, या इसे हम लोग इनहेरिटेबल, ठीक है, या हेरिडिटी वेरिएशन कहते हैं। इनहेरिटेबल वेरिएशन ये परमानेंट होते हैं, ओके। देखिए, जेनेटिक वेरिएशन में क्या होता है? एक जॉर्म सेल, जो आपके सेल्स होते हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर इनहेरिटेबल एंड आर पासेस टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है, आपका ब्लड का कलर, जैसे आपके ब्लड का कलर अगर मान लो रेड है, सबके रेड होते हैं, ठीक है, तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव समथिंग है, कुछ भी है, ए है, बी है, ए बी है या ओ है, कुछ भी है, उसको आप उस जनरेशन में चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वो अगले जनरेशन में ट्रैवल ज़रूर करेगा। इन्वायरमेंटल वेरिएशन माता पिता से नहीं मिलते हैं, इन्वायरमेंट से मिलता है, अगले जनरेशन में ट्रैवल ज़रूर करेगा। हेरिटेबल वेरिएशन या जेनेटिक वेरिएशन माता पिता से मिलते हैं, ठीक है, और वो परमानेंट होते हैं, वो अगले जनरेशन में ट्रैवल करेंगे। अब वेरिएशन का ज़रूरत क्या था? मतलब वेरिएशन हम लोगों ने देखा क्यों, ठीक है। वेरिएशन आर द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग नहीं दिखेगा, तो पेरेंट्स का कैरेक्टर बच्चों में जाके क्या फ़ायदा? बच्चे तो ऑलरेडी माता पिता की तरह दिखेंगे, तो हेरिडिटी के लिए ज़रूरी है। दूसरा, एडवर्स कंडीशन में, बुरे हालातों में वेरिएशन ही होता है जो ऑर्गेनिज्म को बचा लेता है, ठीक है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता जाएगा, जो लोग या जो जानवर या जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलते जाएंगे वो जीवित रहेंगे, अदरवाइज़ वो मरते रहेंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो आप इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। न्यू वेराइटी ऑर्गेनिज्म के डेवलप हो जाते हैं जेनेटिक वेरिएशन से। अगर एक फ्रॉग है जो ग्रीन कलर का दिखता है, उसमें वेरिएशन आ जाए और वो रेड कलर का दिखने लगे, तो नए प्रजाति का क्रिएशन हो जाता है। तो दो तरह के प्रजाति हो गए, एक हो गए ग्रीन फ्रॉग वाले, दूसरे हो गए हमारे रेड वाले, ओके।
इससे इवोल्यूशन भी होता है, पुराने ऑर्गेनिज्म बदल बदल के नए हो जाते हैं, तो इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है। और ये किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल में हेल्प करता है, किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि शार्क वगैरह थे, उन्होंने 4 बार अर्थ बर्बाद हुआ, मास एक्सटिंक्शन को हैंडल कर लिया। 5 बार हुआ था बट 4 में वो प्रेजेंट थे, तो चारों बार उन्होंने हैंडल कर लिया। ओके, अब हम लोग ट्रेट्स देखते हैं। कैरेक्टर के फॉर्म को हम लोग ट्रेट्स कहते हैं। ओके, कैरेक्टर के फॉर्म को हम लोग ट्रेट कहते हैं। यहाँ देख लेते हैं, लिख देता हूँ मैं। फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। ओके, जैसे अगर मान के चलते हैं कैरेक्टर है हमारा हाइट, अगर हमारा कैरेक्टर है हाइट, अगर हमारा कैरेक्टर है हाइट, तो इसके 2 ट्रेट्स हो सकते हैं। क्या क्या ट्रेट हो सकते हैं? टॉलनेस और डॉर्फनेस, ये इसका ट्रेट हो गया। ओके, तो देखते हैं इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है। ओके, देखिए, इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब होता है, इनहेरिटेड मतलब ये वो ट्रेट होते हैं या वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो माता पिता से ऑफस्प्रिंग में रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। इनको जीन कंट्रोल करते हैं, जैसे आपका ब्लड ग्रुप, आपके बालों का रंग, आपकी आँखों का रंग, ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म, ये सब कुछ आपका जीन कंट्रोल करेगा। बट जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं वो वैसे ट्रेट होते हैं जो इन्वायरमेंट से रिसीव होते हैं, ये इन्वायरमेंट से रिसीव होते हैं और ये टेम्परेरी है, ये आगे जनरेशन में नहीं जाएंगे। अभी जस्ट मैंने बताया, अगर आपका कलर डल हो गया है किसी कारणवश, तो अगले जनरेशन में आपका कलर ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरीके का रहे, वो अगले जनरेशन में ठीक हो जाएगा। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और उसके शोल्डर कट जाते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके आने वाले बच्चे का शोल्डर कटा हुआ हो। ओके, तो इसमें हम लोग ना 2 तरीके के ट्रेट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अब आता है जीन के बारे में। जीन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी इसलिए बिकॉज जीन से ही सारा चैप्टर आपका चलने वाला है। जीन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का। ओके, ये फंक्शनल यूनिट है, क्रोमोसोम पे पाया जाता है, क्रोमोसोम के सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम के सरफेस पे जीन पाया जाता है एक स्पेसिफिक लोकस पे, जिस जगह पे पाया जाता है उसे लोकस कहते हैं, जिस जगह पे पाया जाता है उसे लोकस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, जीन इज़ द हेरिडिटी यूनिट या फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, पूछा गया ये करता क्या है? इसके पास बहुत सारे कोड होते हैं, बहुत सारे, 4 बताए मैंने अभी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। डीएनए और उसके कोड्स को रखता है और एक खास प्रोटीन बना के ये कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। यही है जो कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा। आपके मदर के आँखों का कलर मान के चलो ब्लू है और फादर के आँखों का कलर मान के चलो येलो है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप उनसे बने हैं तो आपका एक आँख ब्लैक, एक आँख मतलब एक आँख ब्लू और एक आँख येलो हो जाए, दोनों में से कोई एक होगा। तो जो कैरेक्टर अपीयर होना है वो डिसाइड कौन करेगा? वो जीन डिसाइड करेगा। जो कैरेक्टर अपीयर नहीं होना है वो भी यही डिसाइड करेगा, ठीक है। जो कैरेक्टर अपीयर हो जाता है उसे हम लोग डोमिनेंट कहते हैं, जो नहीं अपीयर हो पाता है उसे हम रेसेसिव कहते हैं। जो कैरेक्टर अपीयर होंगे 100% होंगे, ठीक है। अगर मदर का कैरेक्टर आया है आप में तो 100% आपकी आँखें ब्लू ही होंगी, उसमें थोड़ा सा भी वो येलो का गुण नहीं होगा। लेकिन जो कैरेक्टर नहीं दिख पाया है वो 0% ही रह जाएगा। ओके, क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर अपीयर होता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस में पाया जाता है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। किस चीज़ का बना होता है? तो ऐसे हम लोग अभी जस्ट देखा हम लोगों ने, मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, मेड ऑफ डीएनए। इतना दिन से मैंने नहीं पढ़ा है, मेरा मार्कर भी नहीं चल रहा, एंड प्रोटीन।
बट अब कोई बात नहीं, अब आपको बेटर क्वालिटी का वीडियो भी मिलने वाला है और बहुत ही अच्छे अच्छे ग्राफिक्स वाले वीडियो मिलने वाले हैं। और वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले, सारे के सारे कंटेंट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। और वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, नीडी फ्रेंड्स हैं, जो जिनको मान के चलो बायोलॉजी में किसी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। वरना अगर उनको पता चला कि आपके अच्छे मार्क्स क्यों आ रहे हैं और आपने उन्हें नहीं बताया, बहुत पिटाओगे, बहुत। ओके, क्रोमोसोम्स हो गया। अलील्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे समझ लो जीन के 2 फॉर्म होते हैं, उनको अलील्स कहते हैं। अब आते हैं डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट अलील पे। इसे हम लोग डोमिनेंट जीन कहते हैं, इसे हम लोग रेसेसिव जीन कहते हैं। ओके, जब आप अभी आगे केस देखने वाले हो कैपिटल टी और स्मॉल टी का, इसमें से सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, इसमें से सिर्फ एक ही कैरेक्टर। सबसे पहले देखेंगे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होता है, पहले देख लो आप। होमोजाइगस का मतलब होता है इन होमोजाइगस कंडीशन ऑर्गेनिज्म हैव 2 सिमिलर जीन, दोनों जीन सिमिलर होना चाहिए। कैपिटल टी या स्मॉल टी, दोनों सिमिलर होने चाहिए, उसे होमोजाइगस कहा जाता है। दोनों सिमिलर होने चाहिए, उन्हें होमोजाइगस कहा जाता है। ओके, बस सिंपल भाषा में याद रखेंगे। इफ़ बोथ जीन्स आर सिमिलर या बोथ अलील्स आर सिमिलर फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, देन इट इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन। ओके, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी जो भी रहेगा वो सेम। मतलब इसके मदर भी टॉल थे, फादर भी टॉल थे, तो बच्चा ऑलरेडी डेफिनेटली टॉल होगा। अगर टॉल नहीं है तो मतलब खरीद के लाया गया मेला वेला में से, ठीक है। दूसरा आता है हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में हम लोग देखते हैं ये, इसमें ना इस कंडीशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अलील्स, ठीक है। कौन कौन सा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी एक पेरेंट उसके टॉल है, एक जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। बोथ डोमिनेंट और रेसेसिव कंडीशन यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। अब दोनों में से किसी एक को डोमिनेंट होना, अगर दोनों का दोनों एक कैरेक्टर के 2 जीन अगर अलग दिखते हैं, उन्हें हम लोग हेट्रोजाइगस कहते हैं, उन्हें हम लोग हेट्रोजाइगस कहते हैं, ठीक है। अगर एक कैरेक्टर के 2 जीन्स अलग अलग होते हैं तो उन्हें हम लोग हेट्रोजाइगस कहते हैं। ओके, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया, इसमें से एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव होगा। हमेशा याद रखेंगे ध्यान से, मेरा एक ट्रिक हमेशा याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है कैपिटल टी, वही हमेशा डोमिनेंट होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी हो हमेशा वही डोमिनेंट होगा। अगर इस कैरेक्टर में देखा जाए तो ये ऑर्गेनिज्म टॉल होगा। अगर उल्टा हो जाए, स्मॉल टी पहले और कैपिटल टी बाद में हो जाए, उस केस में ये ऑर्गेनिज्म लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से डोमिनेंट होगा, तो वो ड्वार्फ दिखेगा, छोटा दिखेगा। ओके, अब इस केस में देखिए, यही है वो केस डोमिनेंट और रेसेसिव का। डोमिनेंट का मतलब होता है कोई एक ऐसा जीन, एन अलील और जीन दैट मेक्स द प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव मार्क मार्क लिखा है, कृपया इसे करेक्ट कर लेंगे। ओके, ये मार्क नहीं है, मास्क होता है, ठीक है। मतलब ये अपीयर हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ओके, डोमिनेंट अलील या जीन्स आर द ट्रेट यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द इंडिविजुअल, वो ऑर्गेनिज्म में दिख जाते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म में दिख जाते हैं, ठीक है। और ये रेसेसिव वाले नहीं दिख पाते। डोमिनेंट वो जिसका गुण आप देख पाते हैं, अगर फादर को ट्यूबरक्लोसिस है, उनके बच्चे को भी हो गया, मतलब उन्होंने वो जीन एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। रेसेसिव वाले में देखते हैं, रेसेसिव अलील या जीन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस में ये नहीं दिखते हैं, ठीक है, विच इज़ मास्क्ड। ओके, इसको भी करेक्ट कर लेंगे, ये मास्क्ड, ऐसे समझो ना, ये एक्सप्रेस्ड होता है, ये जनरेशन में एक्सप्रेस्ड होता है, ये एक्सप्रेस्ड होता है, और ये डू नॉट एक्सप्रेस्ड, ये डू नॉट एक्सप्रेस्ड। ओके, तो हमने आज इतना पढ़ लिया, इसके अलावा थोड़ा और देख लेते हैं। ओके, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। सबसे पहले फिनोटाइप देखते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बाहरी अपीयरेंस, फिजिकल, वो कैसा दिखता है, उसके हाथ पाँव, आँख, नाक, कान, कलर, फिजिकल फीचर जो देखे जाते हैं उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। और ये फिनोटाइप, उसका रंग, उसका हाइट, उसका बाल का कलर, वो किस वजह से दिख रहा है, उसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है।
ओके, तो ये हो गया आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप। एक ट्रिक हमेशा याद रखेंगे, जीनोटाइप जो भी लिखा जाता है वो लेटर्स में लिखे जाते हैं, वो लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, आर, स्मॉल आर, ऐसा करके। ओके, बट जो फिनोटाइप होता है वो वर्ड्स में लिखा जाता है, लाइक टॉल एंड डॉर्फ, तो ये हमेशा वर्ड्स में लिखा जाएगा। इस ट्रिक को हमेशा याद रखेंगे, आपको फ्यूचर में काम आएगा। ओके, आज हम लोगों ने बेसिक सीख लिया। ठीक है, अगले जो लेक्चर होंगे उसमें हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डील करेंगे। ओके, यहाँ देखते हैं क्रॉसेस क्या होते हैं। ठीक है, देखो, व्हेन वन अलील पेयर्स टू कंसिडर इन क्रॉस ब्रीडिंग इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। अगर दो अलग अलग कैरेक्टर्स को आप कंबाइन करते हैं तो उसे हाइब्रिड कहा जाता है। जो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म या कैरेक्टर्स को आप कंबाइन करते हैं उसे हाइब्रिड कहा जाता है। ओके, और ये दो तरह के क्रॉसेस होते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये एक्सपेरिमेंट कब और किसने करा था। मेंडल, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उन्होंने कंडक्ट किया था ये एक्सपेरिमेंट जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, मतलब मिक्सिंग समझ लो आम भाषा में। ठीक है, एक पेरेंट का कोई गुण ले लिया, दूसरे पेरेंट का कोई गुण ले लिया, दोनों को मिक्स करके एक हाइब्रिड और बहुत ही सुपीरियर बच्चा बना दिया। ठीक है, किस पे करा था? गार्डन पी पे, मटर के पौधे पे, जिसका नाम पाइसम सटिवम था। ओके, पाइसम सटिवम था। इसमें कैरेक्टर्स कितने लिए थे उन्होंने? टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। मैं अगली क्लास में आपको अच्छे से सारे कैरेक्टर्स डिटेल में बता दूंगा। 7 कैरेक्टर्स थे, 4 क्रोमोजोम पे थे। पाइसम सटिवम, पी प्लांट जो होता है उसका क्रोमोजोम नंबर होता है 14। पी प्लांट का क्रोमोजोम नंबर होता है 14। तो हमेशा पूछा जाता है कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिए, मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिए। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आप इसमें समझिए, इसको उगाना बहुत आसान था, ये बहुत आराम से उग जाता है, कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं। ये बोर्ड का क्वेश्चन भी है, कृपया आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, इसको पढ़ना बहुत आसान था। ठीक है, पी प्लांट कैन बी क्रॉस, इनमें ना ये बाइसेक्सुअल था, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं और वो क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, गार्डन पी हैज़ अ नंबर ऑफ क्लियर डिफरेंस वाले कैरेक्टर्स इसमें थे। टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे इसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए गए। ओके, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता था, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता था, तो उनको जांचने में कोई दिक्कत नहीं होता था और वो एक्सपेरिमेंट के तह तक पहुंच जाते थे। ओके, तो आज हम लोगों ने ये सीखा। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में। इसका एक अच्छा डिटेल्ड नोट्स मैं आपको ग्रुप पे अवेलेबल करा दूंगा, जिसको आप अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में बना सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, व्हाट्सएप जो चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोनों चैनल्स पे ये अवेलेबल होगा। ठीक है, मटेरियल आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। बहुत दिन बाद मैंने वापस से वीडियो बनाया है। इसके बाद 11th क्लास के, 12th क्लास के और नीट टारगेट के भी वीडियोस आ रहे हैं। तो जिनका फ्यूचर है डॉक्टर या मेडिकल के लिए, वो इस चैनल को ज्वाइन करके रखें और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ये मेरा अश्योरेंस है। हम लोग फिर से अच्छे ढंग से इसमें लगेंगे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई अगर सजेशन है तो आप ज़रूर बताएं। और अगर बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आया है तो कृपया उसे इग्नोर करें, वो फ़ैन की आवाज़ होगी मोस्टली, और कुछ नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को अपना प्यार दें, काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी समय बाद कम बैक किया है मैंने। तो जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट्स हो, वो सब के सब क्लियर किए जाएंगे। और इसके बाद एक टेस्ट भी मैं ऑर्गेनाइज़ करूंगा और जितने क्वेश्चंस आपके बुक में हैं वो सारे के सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, तो जहाँ भी दिक्कत हो आप ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ओके, और इसे बहुत से बहुत शेयर करें और ये ग्रुप ज्वाइन कर लें। और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसे डील करेंगे। अगले क्लास में हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, उसके दोनों लॉस पढ़ेंगे, उनके रेशियो पढ़ेंगे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे क्वेश्चंस भी बनाएंगे। जितने पॉसिबल हो सके उतने सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।